कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो बिग बॉस की पूरी जो कहानी होती है स्क्रिप्टेड होती है। जिस तरीके से 3 बार इविक्शन होने के बाद भी वो कुनिका जी वहीं है, अभी भी इविक्शन नहीं हुआ, तो तब समझ में आता है कि यार गेम तो बिग बॉस खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक फिल्म की तरह स्क्रिप्ट लिखी होती है, उसी के राइटर तय करते हैं कि विनर कौन होगा। हाँ, आई थिंक सो। और जिशान भाई, बिग बॉस से बाहर निकलकर किसके प्रति नज़रिया सबसे ज़्यादा बदला, अच्छा या बुरा? बॉब बसीर। बुरा नज़रिया? मैं तो बोल रहा हूँ, जनता को पता है। तानिया मित्तल को ऐसा किस्सा बताओ बिग बॉस के अंदर। उसने कहा मैं दुबई जाती हूँ बकलावा खाने, जो मुझे अच्छा, ये 150 बॉडीगार्ड वाली क्या कहानी है, वास्तव में सच है ये बात? नहीं, उसके कोई कुलदीप संदीप 2 बॉडीगार्ड हैं जो वो बताती रहती है। आप लोगों का सेंसर बोर्ड के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, आखिर क्यों? एक मेरी फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो देख लो। जहाँ गाली देने की जरूरत भी नहीं है तो वहाँ वहाँ भी भी गालियाँ दे रहे हैं, वहाँ भी दे रहे हैं। तो इसीलिए 36 का आंकड़ा रहता है आपका। जिशान भाई, मैंने कुछ दिन पहले जो अनिरुद्धाचार्य हैं, जो कथा कहानी सुनाते हैं, उनका मैंने पॉडकास्ट किया। उन्होंने कहा था कि भाई आप बॉलीवुड वालों से सवाल क्यों नहीं करते, वो लोग अश्लीलता परोस रहे हैं, गालियाँ दिखाते हैं। तो क्या अनिरुद्धाचार्य का ये जो सवाल था उसका आप जवाब दे पाएंगे मुझे? आपकी फिल्मों को लेकर जो झारखंड के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे झारखंड को बदनाम किया जा रहा है। टीवी पे स्क्रीन पे आने के बाद ना इन्हें समझ में नहीं आता बोलना क्या है, तो ये कुछ ही बोलते हैं। फिर जब मुझसे मिलेंगे वही लोग जब मुझसे मिलेंगे, भाई पता है एयरपोर्ट पे गए थे तो वहाँ से फिर देख करके एकदम पुलिस वाला खुश है, कहता क्या वहाँ से हैं। एक सवाल है मेरा आपकी किरदार डेफिनेट को लेकर, अगर टिंडर पर उसका एक प्रोफाइल बनाना हो तो उसका बायो क्या होगा? जवान लड़का और जवान लड़की दोस्त नहीं होते। क्या जिशान कादरी का मन राजनीति में आने को करता है? आप ये सवाल एक बिहारी से पूछ रहे हैं, हम लोगों का तो ये कि भाई जाना ही जाना है राजनीति में। यूपी के बाबा को लेकर क्या ख्याल है आपका? नहीं, अपराधियों के काल तो वो है, मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम तो बहुत हद तक उन्होंने बोल के खत्म करा है। तो जिशान भाई, चाबी आप संभाल कर रखते हैं या सरदार खान की तरह चाबी कहाँ है हैंड मूवमेंट पर कहते हैं कहाँ है चाबी, कहाँ है चाबी? तब कभी आपने मिनरल से पैसा कमाने का सोचा? मुझे लगता है कि अगर मैं कूदता तो फिर वासेपुर 3 मेरे में बनती। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अनकट के सेट पर ज़्यादातर राजनीति से जुड़े लोगों को देखा होगा, लेकिन आज मेरे साथ जो शख्स है उसने हिंदुस्तान की जनता को एक डायलॉग तो रटवा दिया, आप भी मानेंगे। वो डायलॉग है, भाई का, बाप का, दादा का बदला लेगा रे तेरा फैसल। जी हाँ, इस शख्स ने दिल्ली के कॉल सेंटर्स में अपनी रात काटी थी और दुनिया इस शख्स को डेफिनेट के नाम से जानती है। ये फिल्म मेकर भी हैं, एक्टर भी हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने बिग बॉस में भी एंट्री की थी और इन्होंने कहा था कि मैं बिग बॉस के अंदर जा रहा हूँ रसगुल्ले जैसी बॉडी लेकर, लेकिन जब वापस आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि काजू कतली वाली शेप मेरी हो जाए। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए जिशान कादरी भाई का। जिशान भाई, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आप कंट्रोवर्सी के भी बड़े पुराने साथी हैं। कंट्रोवर्सी आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। हमेशा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले लोगों के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है। ठीक है, मतलब अब नेचर है ना, ऊपर वाले ने नेचर ऐसा दिया बनाया ऐसा है कि डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा नहीं आती। फाइन, अब जीना सीख गया हूँ इसके साथ। तो जिशान भाई, शुरुआत करते हैं आपके हालिया सफ़र बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस से रिलेटेड कुछ सवाल है मेरे पास। अच्छा। सवाल ये है, चूँकि आप लेखक भी हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो बिग बॉस की पूरी जो कहानी होती है स्क्रिप्टेड होती है, और आपने भी कहा कि वो लोग बायस हैं। असली कहानी क्या है? देखिए, क्या होता है कि आपको वहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। आप अपना खेल रहे होते हो, आप अपना खेल क्या रहते हो, आप अपना जीवन जी रहे हो। मैं तो जीवन जीने गया था अपना, जैसा मैं बाहर हूँ मैं वैसे ही मैं अंदर था। आप वैसे ही रहते हो, चीज़ें आपको जहाँ पे गलत लगती है आप टोकते हो, रोकते हो, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गेम है वो बिग बॉस की ही टीम खिलवाती है। तो जिस तरीके से 3 बार इविक्शन होने के बाद भी वो कुनिका जी वहीं है, अभी भी की इविक्शन नहीं हुआ, उसको कैंसिल कर दिया गया। या फरहाना और नेहल को, फरहाना का तो चलो मैं नहीं बोलूँगा, फर्स्ट डे की बात थी तो वो गई वापस आ गई सीक्रेट रूम से, ठीक है, मगर नेहल को जिस तरीके से इविक्ट करने के बाद सबसे कम वोट आने पे भेजा गया और फिर वापस बुला लिया गया,
या फिर मैं बात करूं जिस तरीके से अभिषेक का और मृदुल का इविक्शन हुआ, जो कि मतलब घर में लोगों को बुला के वोट करा दिया गया, या फिर अभिषेक बजाज में प्रणीत को दे दिया गया, तो तब समझ में आता है कि यार गेम तो बिग बॉस खेल रहे हैं गेम बिग बॉस खेल रहे हैं, हम तो बस वहाँ हैं। ये तो कुल मिलाकर एक फिल्म की तरह स्क्रिप्ट लिखी होती है, उसी के राइटर तय करते हैं कि विनर कौन होगा। हाँ, आई थिंक सो। मतलब विनर कौन होगा का तो मैं नहीं कह सकता, टॉप 5 कौन होगा मैं कह सकता हूँ कि टॉप 5 कौन होगा। अब उसके बाद विनर तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हैं, जनता की वोटिंग, ट्रोलिंग, किसकी फैन बेस सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। और अनुराग भाई, चूँकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहा अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने धुनकी में चलने वाला आदमी यार, आप समझ सकते हो। तो जो लोग आए, जैसे मृदुल आया तो वो एक फ़ैन फॉलोइंग लेकर के आया, और बाकी भी हैं, जी के हैं। तो टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है। टीवी पे जब आप आना शुरू करते हो और आप डेली आ रहे हो, जब आपको ऑडियंस देखती है, और आपके इतना बड़ा शो है जो वो कर रहा था अनुपमा, और उससे जब जुड़ जाते हैं लोग अनुपमा से, तो उसके हस्बैंड हैं या जो भी आप वहाँ पे प्ले कर रहे हो, तो फिर आपसे भी जुड़ते हैं, फिर एक फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है। अब हमारी तो पहले से ही नीश ऑडियंस है। गैंग्स ऑफ वासेपुर कितनी महिलाएं और हाउस वाइफ्स देखेंगी। ऑब्वियसली जो 18+, पहले तो 18 के नीचे लोग देख नहीं सकते, तो 18+ वाले भी ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ये हैं, तो वो एक नीश ऑडियंस है हमारी की। तो हमने कभी उधर ध्यान नहीं दिया। तो फिर बिग बॉस पे जाके समझ में आता है कि यार ये इंडिया का नंबर 1 शो ऐसे ही नहीं है भाई, बड़ी फैन फॉलोइंग है ऐसी। नहीं, ऐसा नहीं है जिशान भाई कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के दर्शक नहीं है। आज किसी बच्चे से बात कर लो आप, 15 साल, 20 साल, 21 साल, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में अच्छी तरह से लोग जानते हैं। मैं तो बहुत सारी बस आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आप उसको भुना नहीं पाए, या आपको आइडिया नहीं आया कि भैया मुझे कैसे इसको प्रेजेंट करना है। नहीं, मैं किसी चीज़ को कहीं पे भुनाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि बस दुनिया उस फिल्म को देखे, और जो हम फिल्म बनाएं, जो भी आगे भी, वो उस फिल्म को देखे। एक डायरेक्टर को, एक राइटर को, एक एक्टर को उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है। प्रोड्यूसर को पैसा चाहिए होता है पर कलाकार को ये चाहिए होता है कि उसकी कला लोगों तक पहुँचे। पैसा सबको मिल जाता है अनुराग भाई, मज़ा तब आता है जब आपको उसका रिकग्नाइजेशन मिले, रोड पे लोग आके आपको पकड़े, पहचाने, आपसे बात करें उसके बारे में, तो वो बोनस है, वही तो चाहिए हम लोगों को। अब हिंदुस्तान के 100 दुनिया के 100 फिल्मों में, दुनिया के सारे देशों के 100 फिल्मों में जो टॉप 100 फिल्म्स है, उसमें हिंदुस्तान से एक ही फिल्म गई है, वासेपुर। बहुत लोगों को नहीं पता होगा। द गार्डियन में सिर्फ एक ही फिल्म है हिंदुस्तान से, वासेपुर पार्ट 1। मगर जिस टाइम पे वो रिलीज हुई थी, उस टाइम पे तो वो उतना नहीं कर पाई कमाल। मतलब ठीक है, वो हिट रही, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बाद में बढ़ी। वो बाद में धीरे 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 लोग आज भी देख रहे हैं, नए जनरेशन के बच्चे आज भी देखते हैं वासेपुर को, तो वो अच्छा लगता है। जिशन में बिग बॉस को लेकर मेरा एक सवाल है। आपने बहुत सारी पोस्ट भी शेयर की, और वहाँ पर आपको जनता का विनर आपको बताया गया। तो क्या आपको खुद को एक डिजर्विंग विनर मानते हैं? इसी के साथ मेरा सवाल एक और जुड़ा है कि सलमान भाई जो हैं, उनका इसमें क्या रोल होता है? क्या भाई की मर्जी भी वहाँ पर चलती है, या वो सिर्फ होस्ट की भूमिका निभाते हैं? तो पहले सवाल का जो जवाब है वो ये है कि जनता जिसने मुझे प्यार दिया, और जो बाहर भी मुझसे बहुत मिली और प्यार और सम्मान दिया है, वो मुझे फॉलो कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। थैंक्स है उनको तहे दिल से। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं विनर हो सकता था, तो ये उनको लगता है, तो सही भी लगता होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहीं ना कहीं टॉप 3 में तो मैं अपने आप को खुद ही देख रहा था कि यार यहाँ पे कोई है ही नहीं जो मुद्दों पे बात कर सके सही से। 7 हफ्ते रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली 50 डेज रहा हूँ। कोई ऐसी मुद्दे की बात नहीं हुई जहाँ पर मैं नहीं आया, मैं नहीं बोला। जहाँ पे मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, मैं बिल्कुल अड़ के बोला हूँ, है ना। सारे टास्क किए हैं, सब कुछ करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शो में कहीं ना कहीं लोग आते हैं तो बहुत बदनामियाँ लेके जाते हैं और चीज़ें लेके जाते हैं। आज मैं आपको, आज भी एक क्लिप आई है मेरे मोबाइल पे, जिसमें तानिया जो है वो अपने भाई को कह रही है कि दिशान सर मुझे बहुत मानते थे। और लोग वहाँ पे भी जो 14 कंटेस्टेंट्स थे मेरे साथ, वो भी मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट करते थे, और मैं भी उनकी करता था। हालांकि ये चीज़ें नॉर्मली आप बिग बॉस में नहीं देखोगे तो ये कमाना भी अपने आप में मेरी लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, तान्या मित्तल ने तो आपको अपना भाई भी बनाया है। हाँ, तो क्या वो रिश्ता बिग बॉस के बाद भी कायम रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, सबसे रहेगा। जो मुझसे रखना चाहेगा मैं उससे बिल्कुल रखूँगा। और दूसरी बात ये है कि वो एक गेम था, ख़त्म हो गया, ठीक है। एक रिलेशन तो बन गया ना, 50 दिन
मुझे पता नहीं कई साल हो गए कि 50 दिन मैंने अपने घर वालों के साथ एक साथ नहीं गुजारे। और वहाँ पे तो 50 दिन जब आप गुजारते हो, सुबह शाम दिन रात, तो एक अटैचमेंट तो हो ही जाता है ना। और दूसरा जो आपका सवाल था कि वो सिर्फ होस्ट करते हैं सलमान सर या उनका भी से रहता है, तो ऑफ कोर्स जब वो होस्ट करेंगे और वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, चीज़ें हैं, तो वो रिटन स्क्रिप्ट नहीं बोलेंगे वहाँ पे। Okay. तो उनकी भी एक से रहती है, क्योंकि वो भी जानते हैं चीज़ों को, 15-16 सालों से होस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी एक आइडिया है चीज़ों का। तो वो उसी तरीके से होस्ट करते हैं और सारी बातें रखते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं 7 हफ्ते रहा था, तो शुरुआत के 3-4 हफ्ते तो जो भी होस्ट है वो प्रेज ही करके गए, मुझे तारीफ़ करके ही गए, तो अच्छा लगता था। ठीक है कि कम से कम। मैंने तानिया मित्तल वाला सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि 50 दिन तक आप वहाँ पर रहे। एक कहावत है कि जैसे कुछ लोग जेल में होते हैं तो जो कैदी होते हैं आपस में उनकी दोस्ती हो जाती है, जब वो जमानत पे कोई बाहर निकल जाता है तो एक कहावत है कि जेल की यारी जेल पर दे मारी। अच्छा। तो ये कहावत होती है कैदियों के बीच में। नहीं, मुझे तो ऐसी बिग बॉस भी जस्ट लाइक जेल ही है, जेल की तरह है। जेल से बुरा है। तो जेल से बुरा है। देखिए जेल में क्या होता है, बुरा क्या बताता हूँ। जेल में क्या होता है कि आपको बोलते हैं कि आपको आपस में कैदियों से नहीं लड़ना है। बिग बॉस कहते हैं आपको डेली लड़ना है। तो जेल से बुरा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जेल में हुई हुई दोस्ती अगर हो, दोस्ती तो अगर कहीं भी हो तो दोस्ती रहती है, पर जेल में हुई हुई दोस्ती ज़्यादा गहरी होती है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं जो दो लोग जो दोस्त बनते हैं वो बहुत ही गलत समय पे दोस्त बनते हैं, एक दूसरे का उनका समय सही नहीं चल रहा होता है। हालांकि बिग बॉस में सारे जो लोग आए होते हैं बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब अपने काम में व्यस्त भी होते हैं। रिलेशन वहाँ पे जो बनते हैं वो बनते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन अगर बन के निकला है तो अभी बसीर से है, नीलम से है, और बाहर आएंगे अमाल, शहबाज, तानिया, तो इनसे भी रहेगा, मालती। तो मेरे अच्छे रिलेशन, और अच्छे रिलेशन मेरे सबसे ही थे। फरहाना, कुनिका जी, गौरव भी मेरा दोस्त है, मृदुल छोटे भाई जैसा था। तो मृदुल का कल भी फ़ोन आया, कल बात हुई उससे काफ़ी देर कि फिनाले पे क्या करना है। मस्ती, तो हम लोग की मस्तीबाजी थी और क्या हो गया। चलिए, दोस्त तो आपने बता दिए जिशान भाई, दुश्मन कौन कौन बने बिग बॉस में? मैं तो कह रहा हूँ दुश्मन बहुत बड़ा वर्ड है। खानदान के खानदान खत्म हो जाते हैं हमारे यहाँ दुश्मनी, इस पे तो दुश्मन तो कोई नहीं है। हाँ, कुछ एक आधे लोग हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे दूरी ही ठीक है। तो उनका नाम शेयर नहीं करेंगे? जनता जानती है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या करना है। अच्छा, बिग बॉस में आपने एक डायलॉग मारा था कि बिग बॉस में मैं जो एंट्री कर रहा हूँ रसगुल्ले जैसी बॉडी लेकर कर रहा हूँ और काजू कतली बनकर लौटूंगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि काजू कतली बने या रसगुल्ले की शेप थोड़ी छोटी हो गई? क्या लगता है? रसगुल्ला तो डेफिनेटली नहीं रहा मैं, जिस तरह से कि मैं गया था। और अरे ये सब भी आ गया था क्या। और काजू कतली बनने तक का टाइम नहीं मिला। तो ये है कि मगर हाँ, वेट बहुत लूज हुआ। आपको जब आप क्या करते हो, जब आप सोडे वोडे से दूर हो जाते हो, कोल्ड ड्रिंक से दूर हो जाते हो, है ना, और खाना तो आप खा रहे हो पर शुद्ध खाना खा रहे हो, आप बाहर का नहीं खा रहे, आप स्विगी जोमेटो ये ऑर्डर नहीं कर रहे हो, तो वेट लूज तो होता है सर, ये तो मैंने देख लिया। अच्छा, बिग बॉस में जाने से वेट लूज होता है? 7-8 किलो तो मेरे घट गए। अच्छा, कोई मनपसंद सारा खाना मिलता है बिग बॉस में अपनी इच्छा से या उनकी इच्छा से मिलता है सब? उनकी इच्छा से राशन आता है, फिर आप बनाओ। अच्छा, खुद ही जैसे बनाना वेज होता है? नॉन वेज सब आता है। हाँ। बनाना तो खुद ही पड़ेगा सर, कौन आ रहा है बनाने में। यही तो लड़ाई है, खाने पे ही तो लड़ाई है, खाने पे, सफाई पे, इन चीज़ों पे ही लड़ाई है। और किसी को पीने का शौक हो कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, कोई दारू शराब वराब कुछ नहीं मिलती अंदर? तो कुछ कैसे जीते होंगे लोग, जो लोग एडिक्शन है जिन लोगों को? उनको मुझे लगता है उन्हें जाना ही नहीं चाहिए। उन्हें वहाँ तो कुछ नहीं है। अच्छा, वीकेंड के बारे में सलमान खान बोलते हैं जितना भी लोगों को डांट लगाते हैं, क्या सच है क्या वो बात? अरे बहुत डांटते हैं, मतलब झिंझोड़ देते हैं। और आप तो 1 घंटा 1.25 घंटा देखते हैं, वो तो एक वीकेंड का वॉर मुझे लगता है 4, 4.5, 5 घंटा चलता है। तो चलता है। गौरव खन्ना के बारे में कहा जा रहा है कि वो अनुज कपाड़िया का जो किरदार है उसमें वो जी रहे हैं, क्या वो सच में ऐसे हैं या कुछ और मामला है? अब क्या है ना, जनता को क्या 1-1.25 घंटा देख रही है बिग बॉस। जनता ने अनुपमा देखा रखा है, तो जनता तो नहीं जान रही है। भाई हम तो उसके साथ 50 दिन रह के आए, तो अब उसकी लाइन्स हैं, इससे आप या व्यूअर्स, जनता खुद डिसाइड करेगी। जैसे उसने एक बार मेरे से चलते मुझसे बोला, यार कि जीशान, हम दोनों भाई को ना 10 साल पहले आना चाहिए था। तो मतलब 10 साल पहले आते तो तुम अग्रेसिव होते, या तुम
टास्क करते, तुम अभी टास्क नहीं कर पा रहे हो, क्या मतलब ऐसा क्या था? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यार मैं भी रहा 50 दिन, मैंने तुम्हें जिस टाइम पे मैं था, तुम्हें कॉफ़ी पिलाई जा रही थी, मुझे प्रेस किया जा रहा था, तुम्हारे सामने बोरा रखा जा रहा था, मेरी तारीफें हो रही थी, तो ऐसा क्यों क्यों आज भी गौरव की वाइफ आई है तो यही बात बोल रही है कि तुम थोड़ा बैकफुट पे मत खेलो, तुम फ्रंट फुट पे खेलो। बैकफुट और फ्रंट फुट कुछ नहीं है। देखिए चीज़ क्या है, आपकी किसी से वहाँ पे अगर किसी मुद्दे पे लड़ाई हुई तो कोई एक तो सही होगा 2 लोगों में और कोई एक गलत होगा। मुझे वही तो बीच में जाके बोलना है कि भाई आप सही हो, आप एक मिनट रुको, और आप भाई इस गलत हो और इस कारणवश गलत हो। और गौरव इतने मेच्योर हैं कि ये चीज़ कर सकते हैं, पर गौरव ने ये 13वां हफ्ता चल रहा है, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। ओके। अच्छा, जो बिग बॉस में कुनी का एक किरदार है जो किचन की राजनीति कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि ओल्ड एज होने की वजह से उनका जो व्यवहार है या स्वभाव है वो थोड़ा बॉसी है, और आपकी भी उनसे थोड़ी अनबन देखी गई उसमें? मेरी तो उनसे बहुत ही अनबन हुई है, मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही टैलेंटेड लेडी हैं वो, और बहुत ही अच्छी भी हैं वैसे, मगर उनके भी दिमाग में एक गेम प्ले होगा जो वहाँ पे वो खेल रही हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स उनकी जर्नी जितनी टफ रही है, जिस तरह की उनकी जर्नी ले रही है लाइफ की, तो वो बॉसी थोड़ा सा तो होना उनका बनता भी है। पर अपना क्या कि अपन तो बिग बॉस की बॉस है ना, अपन सुनते का है किसी की अपने भैया हमने नहीं सुनी किसी की, तो लाइफ में कभी रिग्रेट भी नहीं रहा है ना, कि आपकी वजह से मेरा ये हो गया। हमने किसी ब्लेम भी नहीं डाला। जो खराब हुआ भाई वो हमारे वजह से हुआ, हमारा खराब, और जो अच्छा हुआ वो भी हमारे वजह से हुआ। उसमें 4 लोग मैं इन्वॉल्व भी कर लेता हूँ अच्छे वजह से, मैं बुरे में तो कभी नहीं इन्वॉल्व करता, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ कि मैं डिसीजंस लेता हूँ। वो बुरे भी होते हैं कभी मेरे लिए, मेरे अगेंस्ट भी चले जाते हैं, मेरे फेवर में भी होते हैं, मगर एटलीस्ट मैं ब्लेम तो नहीं करता किसी को। तो वो चीज़ें हैं, तो वो भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, मगर जब 2 स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग मिलेंगे तो फिर तो एक मैन में 2 तलवार तो रह नहीं सकती। और जिशान भाई, बिग बॉस से बाहर निकलकर किसके प्रति नज़रिया सबसे ज़्यादा बदला, अच्छा या बुरा? नज़रिया मेरा सबसे ज़्यादा बदला बॉब बसीर ओके। के बारे में, और बहुत अच्छा बदला। रीज़न बिहाइंड इट कि मुझे, चूँकि बॉब को जब मैं देखता था तो मुझे लगता था यार ये 4-5 शोज़ जीत के आया है, पहली बार मुलाकात हुई है, मोहब्बत वो और इज़्ज़त और मोहब्बत में कमी नहीं रखी उस लड़के ने, और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता था। पर कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे हमारे दोनों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अब क्या होता है, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, उस रूम में कौन क्या बात कर रहा है समझ में नहीं आता, तो वो चीज़ें वहाँ पे कुछ ऐसी हुई कि थोड़ा सा मेरा मन रुका था कि यार ये क्या कर रहा है। मगर बाहर निकलने के बाद वो चीज़ें बहुत छोटी लगने लगी, मुझे लगा यार ये बंदा कमाल है तो वो है, उससे मेरी अच्छी बन गई। बुरा नज़रिया? मैं तो बोल रहा हूँ जनता को पता है वो वहीं था और बाहर भी है। बुरा नज़रिया नहीं है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि मुझे लगता है कि अगर मृदुल से कोई गलती हो तो मैं उसको नज़रअंदाज कर दूंगा और उसको समझा भी के भी चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि उसकी एक एज है जो बहुत कम है, 25 ईयर्स का वो बच्चा है, घर में पैम्पर्ड बच्चा है, ठीक है। मगर ये गलती कोई वो करे जो बोले कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में और बहुत कुछ देखा लाइफ में, और फिर आप बहुत बड़ी गलतियाँ कुछ करते हो, तो वो मुझे लगता है कि फिर आप आदमी ऐसे हो, आप ऐसी हो, वो चेंज ही नहीं हो सकता। अरे जिशान भाई, बिग बॉस के अंदर आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा गेम मास्टर कौन था और सबसे बड़ा फरेबी कौन? जैसे कि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी है, आइकॉनिक फिल्म लिखी, उसमें भी आपने तय किया होगा कि कौन सबसे बड़ा फरेबी, कौन सबसे बड़ा गेम मास्टर। देखिए मैं आपको इसमें आपको कौन लगा? मैं आपको बताता हूँ, गेम मास्टर की जहाँ तक बात आई तो मास्टर तो वहाँ कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था जो गेम का मास्टर हो। अच्छा। है ना, उसमें भी अगर मैं अव्वल दर्जे पे बोलूँ तो फिर भी कनिका जी हैं, क्योंकि कनिका जी ने वो चीज़ें करी हैं, मसाले डाले हैं जो हम लोग इरिटेट भी होते हैं, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, पर बाहर निकल के मुझे हंसी भी आती थी कि कनिका जी ये जानबूझ के गेम प्ले कर रही हैं, क्योंकि वो ऐसी बाहर नहीं है जो मुझे बाहर आके पता चला। लोगों से जब मिला तो पता चला कि नहीं भाई ये बहुत ही तगड़ा गेम प्ले चल रहा है। मगर मेरा वहाँ पे जो ये था, चूँकि इस बार बिग बॉस डेमोक्रेसी की सरकार थी और ये था, तो मुझे ये था कि चलो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, विनर वो जिसके पास ज़्यादा वोट। तो जब 14 लोग थे तो 8 मेरे पास थे और जब भी सरकार बनी, जब भी कैप्टनशिप हुई, तो कैप्टनशिप में हर बार कैप्टन मेरी चॉइस का ही बना। अगर मेरी टीम ने कह दिया कि भाई इसे बनाना है, तो फिर उस हमारे पास भले वोट ना हो, पर कैसे 2 लोगों को कन्वर्ट करा करके उनको वोट डलवाना था वो मैंने करा।
तो वो चीज़ें सही चल रही थी, मगर इससे पहले कि अब गेम शुरू होता तो मैं बाहर आया, इविक्ट हो गया। तो गेम तो एक्चुअली लास्ट के 3 हफ्ते 4 हफ्ते आप मानो कि मज़ा आता है, मगर उससे पहले चूँकि एक ग्रुप बन गया, बड़ा ग्रुप बन गया, बड़े ग्रुप का लीडर बन गया मैं, लोग प्यार भी करते थे, बात ही मानते थे, क्योंकि मैं गलत मिसगाइड कभी किसी को नहीं करा, तो उस तरीके का वो रिस्पेक्ट था। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस को ऐसा लगा कि पहले तो इनको ही भेजो बाहर वरना ये तो कलेश होने नहीं देंगे तो और वो कलेश का घर है, तो ठीक है। कलेश का घर है वाकई बिग बॉस, ये तो सही बहुत अरे भाई साहब, मतलब आप सोचो कि अनुराग भाई, आप पूरे दिन क्या, आप सुबह उठते होगे, नहाए धोए तैयार हुए, दिन भर के सारे आपके दिमाग में मीटिंग्स हैं, TRPs होंगी, 4 चीज़ें होंगी, है ना, इंटरव्यूज लाइन अप होंगे, सब आपने फ़ोन पे करा, यहाँ आए, ये सब काम, लेट नाइट हो गया, 11-12 बजे 1 बजे घर पहुँचे, आपको गरम गरम खाना सर्व कर दिया भाभी ने या स्टाफ ने, आपने खाना खाया, आप सो गए, राइट। आपने बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं की होगी घर पे आके कि नहीं आज ये क्यों नहीं बना और इसमें घी क्यों नहीं है और घी कहाँ गया। तो हमने तो लाइफ ऐसी जी ना, वहाँ पहुँचने के बाद पता चल रहा है 1 चम्मच घी पे लड़ाई हो रही है सूजी के हलवे पे लड़ाई हो रही है, भाई रोटी तुम 2 से ज़्यादा नहीं खाओगे, भाई क्यों नहीं खाएंगे, हमारी भूख हम 3 खाएंगे। तो ये तो भैया अलग ही कलेश का घर है। और मतलब अर्निंग पीपल के लिए, जो लोग अर्न कर रहे हैं और सारी वहाँ अर्न करते हैं, जो आ रहे हैं वो अर्निंग हैंड्स ही हैं, उनके लिए तो बड़ा ही टफ होता है यार। मैं तो समझ नहीं, मैं लड़ना क्या है इस पे। और जिशान भाई, आपने देखा होगा कि जो जॉइंट्स फैमिली हुआ करती थी, हाँ। तो वहाँ भी जब 4-5 फैमिली रहती थी, चाचा ताऊ तमाम फैमिली, तो वो भी उनकी किचन को लेकर झगड़ा होता होगा, ठीक उसी तरह का झगड़ा वहाँ देखने को मिला आपको? भाई मैं जॉइंट फैमिली में कभी नहीं रहा, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि जॉइंट फैमिली में किस बात की लड़ाई होती है। पर मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, उससे आप चीज़ को समझना। एक बार कुनिका जी ने मेरे प्लेट से पूरियाँ निकाल ली थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ है कि प्लेट से मैं किसी के निकाल लिया और मेरे सामने किसी और का निकाल ले तो मैं लड़ लूँ। उन्होंने मेरे प्लेट से निकाली तो मेरी रिएक्शन नहीं समझ में आया। तो वैसे ही मुझे जैसे अंदर घर के जाने के बाद ये जो कलेश था ना, ये मैंने कभी दूर में सोचा, जहन में भी नहीं आया था कि लड़ाई किस बात पे हो रही है, कि भाई सूजी का हलवा जो है 2 चम्मच उससे ज़्यादा चला गया और मुझे कमाया, मैंने भाई तू मेरे ही खा ले सूजी का हलवा। मतलब इन बातों पे लड़ाई मेरे तो समझ की बात। तो ये सब स्क्रिप्टेड होता था या नहीं ये नहीं, ये अलग है? नहीं, बिल्कुल ये नहीं, ये रियल लड़ाइयाँ हैं वहाँ की सर, ये रियल लड़ाइयाँ हैं। और कोई भी छोटे प्रोफाइल का तो वहाँ जाता नहीं है, हर कोई अच्छे प्रोफाइल का है। देखिए, तो उसके बावजूद ये झगड़ा, कोई प्रोफाइल से कोई मतलब ही नहीं है। आप बात समझो, जो बिग बॉस के घर पे चला गया वो बिग बॉस का गेस्ट है। अब एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हम सब बराबर हैं। पहले तो आप इसे समझ लीजिए कि अच्छा मैं फिल्म मेकर हूँ, ये टीवी करता है, वो यूट्यूबर, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम सब कॉम्पिटिटर हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप बाहर की दुनिया में हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप किसी दूसरी दुनिया में जाकर अपने आप को बदल लेंगे। आपने अपना नेचर तो नहीं बदला होगा ना। कोई आपने तो किसी की जेब से पैसे नहीं निकाले, किसी के खाने से आपने सलाद नहीं निकाला, पूरी नहीं निकाली, नहीं, लोगों ने निकाली ना। यानी कि उनका नेचर रहा होगा वैसा, तो वहाँ वो माइट भी वैसा वो कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, माइट भी, हाँ बिल्कुल। अब जैसे लोगों का है कि नेचर में लड़ाई हुई तो गाली दे दी। तो मैंने एक बात बोली थी लोगों को, मैंने समझाया, मैंने बोला देख भाई, मैं जहाँ से हूँ ना, तो गाली गलौज, धमकीबाजी, गोली बम बारूद से ऊपर कुछ है तो बता। ये सब तो हो गया यार, सब देख लिया मैंने, चैप्टर एंड हो गया ये तो, बंद, बुक खत्म, नई बुक खोल, बता अब नया क्या है। तो सब समझ जाते थे कि अच्छा इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैंने भी लड़ाई करी। मैंने बोला देखो, गालियों को अगर तुमको नहीं आता है बोलने या सीखना है, तो एक मेरी फिल्म है गैंग्स ऑफ वसेपुर, वो देख लो, बहुत सी हैं उसमें, तुमको सीखने को मिल जाएगा। तो गाली गलौज तुम मेरे से कंपटीशन में तो आओ मत, मैं नहीं देता। मैंने उसके बाद भी फिल्म बनाई है, मेरे गैंगस्टर बनाई है, भूतपूर्व बनाई है, वहाँ नहीं है गाली, है ना, लिखी मैंने, वो गाली नहीं है। तो गालियों से ऊपर उठ चुका हूँ और लड़ाई में छोड़ूंगा नहीं, मुद्दे में छोड़ूंगा नहीं। तो मुद्दे पूरे लड़े मगर बिना गाली के लड़े। तो वो भी है, मैं ठीक है। अब वहाँ पे लड़के थे जो जिन्होंने गालियाँ भी दी हैं लड़ाइयों में, है ना, चीज़ें भी करी हैं। अभिषेक बजाज ड्यूटी नहीं करता था वो आलसी नंबर 1, वो ड्यूटी नहीं करे। अच्छा, उसको वो बदमाशी भी करता था, वो गेम प्ले कर रहा था कि यार नहीं ड्यूटी करूँगा तो फिर भसड़ होगी, फिर लोग आएंगे, फिर मैं लड़ूंगा कि नहीं मैंने तो कर दिया है। तो ठीक है, मस्ती मजाक में सब चल रहा था। अब समझ में आता है कि देखो कितनी मस्तियाँ करी लोगों ने, और वहाँ पे सीरियस बिल्कुल खड़े, नहीं मैंने कर दी ड्यूटी अपनी, और फिर उस पर लड़ाई हो रही कि नहीं की ड्यूटी। अब इसका कोई तुक तो है नहीं। तानिया मित्तल का कोई ऐसा किस्सा बताओ बिग बॉस के अंदर जिसको आप याद करते हैं। तानिया के तो, मेरे और तानिया का तो बैंटर तो मैं भूल ही नहीं सकता। मैं देखो, मेरे लिए अनुराग भाई सबसे ज़्यादा वहाँ पे अगर मेरा मन लगा है तो तानिया के साथ ही लगा है।
ठीक है, जब भी वो आके बैठे उसकी बातें सुनूं, मैं हंसूं भी, फिर उसके मज़े भी लूँ, वो भी लेती थी, उसको ही पता था कि सर मज़े ले रहे, पूरा हंसती भी थी, दौड़ा भी देती थी मुझे। तो ठीक है, ताने के साथ बहुत टाइम स्पेंड करा, बहुत अच्छा लगा है उसके साथ टाइम स्पेंड करना। थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलैक्स आ गए, चलो ठीक है कि बाहर निकलूंगा तो इसके 150 बॉडीगार्ड तो हैं जो मुझे घेर अच्छा, के ये चलेंगे। 150 बॉडीगार्ड वाली क्या कहानी है, वास्तव में सच है ये बात क्या? अरे नहीं, मतलब मैंने आपको, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बहुत सारे लोग आके मुझसे बोलने लगे कि उसका ये नहीं, उसका वो नहीं। मैंने, मुझे कुछ नहीं करना है और मुझे पता भी नहीं लगाना उसका क्या है क्या नहीं है। शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल बाई हार्ट, वेरी केयर टेकिंग। किसी का भी उसने, किसी का अगर उसने लड़ा भी तो एक लिमिट में लड़ा, बदतमीजी नहीं करी उसने। आप पूरे शो उठा के देख लो, ठीक है। और ठीक है, उसका अपना गेम प्ले होगा। अगर मैं बीमार भी पड़ा था तो मेरा ख्याल रखना। और ऐसे भी नॉर्मली कभी अमाल का, शहबाज का, सबका, कभी चाय, कभी इलायची पानी। मेरे फीवर हो गया था तो सर पे चम्पी। और ठीक है, अब बाकी चीज़ें हैं कि वो मेरी टांग खींच रही, मैं उसकी टांग खींच रहा हूँ, वो अलग बात है कि मैं नहीं खींची उसकी टांग, मगर मज़ा इसी में आता था। देखिए, 150 बॉडीगार्ड वाली कहानी क्या है? मतलब ये बात कैसे आई? नहीं, वो ऐसे ही बात बात में उसने बोला कि मेरे 150 स्टाफ और बॉडीगार्ड्स हैं। तो हमने कर दिया, तेरे 150 बॉडीगार्ड है। तो यहाँ से चल गई कि 150 बॉडीगार्ड है। तो मस्ती थी। रियल में नहीं है मतलब ये सब नहीं कुछ? नहीं, उसके कोई कुलदीप संदीप 2 बॉडीगार्ड हैं जो वो बताती रहती है। कुलदीप संदीप हैं और 2-4 और हैं, मतलब ऐसे 6-7 बॉडीगार्ड्स हैं। ठीक है। आपके खाने की हैबिट के बारे में पता चला, बकलावा बहुत पसंद है और दुबई खाते हैं, जाते हैं आप? नहीं, ये तो तानिया है। हाँ। ये तानिया है जो तानिया बकलावा बहुत खाती हैं, दुबई जाके खाती हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि उसने ये बात बोली तो मैंने लोगों से ही पूछा, तो लोगों ने बोला कि नहीं, कौन जाने खाने जाता है बकलावा, वो झूठ बोल रही होगी वो। मैंने बोला यार, उसने ये तो बोला नहीं कि वो हर महीने में 4 बार जाती है। उसने कहा मैं दुबई जाती हूँ बकलावा खाने। सो बेसिकली क्या होता है कि जब मैं दुबई जा रहा हूँ, बकलावा खा के आ रहा हूँ, मगर मैं दुबई जाके बकलावा खा रहा हूँ, वो हाथी के साथ दिखाने का और है, खाने का और है। उसकी अपनी मीटिंग्स हैं, जो उसने मुझे बोला भी कि सर मैं अपनी मीटिंग्स में जाती हूँ तो मैं बकलावा भी खा लेती हूँ। अब ये लोगों को पता ही नहीं है, वो दिखाया नहीं। तो दिखाया सिर्फ इतना कि मैं बकलावा खाने जाती हूँ दुबई। जिशान भाई, अनुराग कश्यप और आप ऐसे मूवी मेकर्स हैं जो रॉ और रियल मूवी बनाने में विश्वास रखते हैं, इसलिए शायद आप लोगों का सेंसर्ड बोर्ड के साथ 36 का आंकड़ा रहता है। आखिर क्यों? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं अनुराग भाई, ये कहाँ समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको बोल सकता हूँ, आप तक ये बात पहुँच सकती है, मगर ये बात पहुँचेगी कहाँ वहाँ तक पहुँचती भी नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक सीन सुनाता हूँ, ठीक है, कि अंधेरी रात है, सुनसान सड़क है, एक लड़की चली जा रही है, उसके पीछे एक लड़का लग जाता है। लड़की घबरा जाती है, वो अपनी तेज़ से चलने लगती है, लड़का भी तेज़ चलने लगता है। लड़की और घबराती है, लड़की भागती है, लड़का भी इसके पीछे भागना शुरू करता है। भागते भागते लड़की को एक घर दिखता है, वो उसमें घुस के कमरा बंद कर लेती है। लड़का दरवाजे में धक्का मारता है, अंदर घुसता है, कमरा अंदर से बंद कर लेता है। लड़की घबरा जाती है, माफ़ी मांगनी, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लड़का अपना शर्ट वर्ट सब उतारता है, पैंट का बेल्ट खोलता है, सिगरेट जलाता है, नीचे लिखा हुआ था स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। रेप हो रहा है वो इंजीरियस नहीं है, ये स्मोकिंग इंजीरियस है। तो मैं किससे बात करूं इस बारे में, बताओ आप समझे मेरा? मैं समझ गया आपकी बात। क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लिख के आना चाहिए स्क्रीन पे और लिख के क्या आ रहा है? तो इसीलिए 36 का आंकड़ा रहता है आपका सेंसर नहीं, 36 का आंकड़ा किया वहां पर सर, क्या है, उनको वो समझ नहीं पाते चीज़ों को। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि गैंग से फसेपुर एक फिल्म है जिसमें गाली गलौज, ऑथेंटिसिटी, ये सब कुछ है, ठीक है। तो क्या ये आपने ए सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो फिर ए सर्टिफिकेट का मतलब ही क्या हुआ? यही तो हुआ ना, जो 18 साल प्लस हैं वो पढ़ लें फिल्म के बारे में, पहले समझ लें कैसी फिल्म है, फिर उनका इच्छा है तो जाए, नहीं है इच्छा तो मत जाए। आपने तो पहले ही एक ए सर्टिफिकेट दे दिया ना। बाकी फिल्मों को यूए देते हैं ना आप, या यू सर्टिफिकेट देते हैं ना। हमें तो अपने अडल्ट्री का दे दिया कि भाई ए फिल्म है, ये आप अडल्ट हैं तो ही जाए। तो पहली ऑडियंस हमारी कट गई। तो मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड को ये चीज़, उसके बाद भी अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं हम काटेंगे, नहीं नहीं ये गाली ज़्यादा, हम इसको काट, क्यों काटेंगे भाई? फिर रहने दो ना, ऑथेंटिसिटी मत खराब करो।
कुछ इसका नाजायज़ फ़ायदा फिल्म मेकर्स भी उठाने लगे हैं, ज़बरदस्ती गालियाँ, ज़बरदस्ती कुछ, वो भी गलत है। जहाँ गाली देने की जरूरत भी नहीं है तो वहाँ वहाँ भी भी गालियाँ दे रहे हैं। वहाँ भी दे रहे हैं, वो भी गलत है। अब जैसे आपको मैं बताता हूँ, अच्छी से अच्छी फिल्म, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, अमेरिकन गैंगस्टर, ये वो बहुत सारी फिल्में हैं ऐसा, जिसमें पल्प फिक्शन, टैरेंटिनो की तो स्पेशली जो गालियाँ फिल्में रहती हैं, या मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, जिनको जो मतलब भगवान लोग हैं ये लोग फिल्मी दुनिया के अपने, तो उनकी फिल्मों में है गाली गलौज, वो तो बड़ी अप्रिशिएट होती है हर जगह, वर्ल्ड वाइड कांस, ये वो, बड़े से बड़ा बाफ्ता, टोरंटो, वेनिस फिल्म फेस्टिवल, सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इनकी वाहवाही होती है, लोग पागल रहते हैं कि इनकी फिल्में कब आएंगी। तो अभी जैसे ध्रुव राठी का एक मैं पढ़ रहा था, पता नहीं वो सही है कि नहीं है कहीं, क्योंकि मैंने सुना नहीं है, मैं वो पढ़ रहा था कि ध्रुव राठी ने बोला कि इस तरह की फिल्में नहीं बननी चाहिए या समथिंग लाइक दैट, कि सोसाइटी पर असर पड़ता है। मुझे नहीं लगता। लेकिन जिशान भाई, आपने कहा कि जो सेंसर बोर्ड है ए सर्टिफिकेट दे देता है, आपको लगता है कि जो मूवी ओटीटी पर अवेलेबल है, तो जो 18 साल से नीचे के लोग हैं वो अपने आप को रोक पाते हैं कि जिस जिस ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन तो पॉर्न भी अवेलेबल है। हाँ। बताइए क्या करें। लेकिन पॉर्न का बिजनेस करने वाले तो इलीगल है, नहीं, लेकिन आप तो लीगल काम कर रहे हैं नहीं, ना। बात बिजनेस की नहीं हो रही ना, बात उस बच्चे की हो रही है जो देखने जा रहा है ऑनलाइन। हाँ। आपको बिजनेस पे डिबेट करनी है तो मैं वहां आता हूँ। नहीं, बिजनेस पे डिबेट नहीं करनी आपको मुझे। व्यूअर पे डिबेट करनी है, जो व्यूअर जो देखिए, आपका कहने का मतलब है एक 13 साल के बच्चे ने ये खोला, ऑनलाइन गया, अमेजोन खोला, और मिर्जापुर देख रहा है, हाँ, यही कहना चाह रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल। वही 13 साल का बच्चा यूट्यूब पे जाएगा या गूगल क्रोम पे जा करके पॉर्न देख लेगा, फिर क्या करोगे आप? वो तो सरकार की नाकामी है ना कि ऐसी चीजें पॉर्न इंटरनेट पर अवेलेबल ही क्यों है, तो सरकार की नाकामी है। नाकामी है तो वैसे ही सेंसर बोर्ड भी है, ओटीटी पे ये चीजें नहीं होंगी तो नहीं होंगी। हाँ। लेकिन पर्सनली जिशान को क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए आपकी बहुत फेमस फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकता उसको, आपको लगता है कि ऐसी मूवीज आनी चाहिए? मुझे देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मूवीज तो आनी चाहिए, ओके। मूवीज तो बिल्कुल आनी चाहिए। बैंडिट क्वीन भी आई थी, आपको लगता है बैंडिट क्वीन नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना, गालियां तो उसमें भी थी। मूवी तो पान सिंह तोमर भी आई थी, एक भी गाली नहीं थी। आप फैमिली के साथ बैठ के देखो, है ना। मूवी फैमिली मैन है, उसको भी आप देख सकते हैं फैमिली के साथ। देख सकते हैं, मिर्जापुर शायद नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो कहने का मतलब है आनी तो हर कुछ चाहिए। देखिए, एक समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की ऑडियंस है, क्यों नहीं आनी चाहिए सर? हर तरह के फिल्म मेकर्स हैं, उनका एक तरीका है कहने का। मगर फिर ए सर्टिफिकेट और यूएस सर्टिफिकेट मिल रहे हैं ना, वैसे ही कुछ अब ऑनलाइन पे भी कर दो, कि गार्जियन को इतना पता हो कि यार ये फिल्में जो हैं वो जैसे मैं किसी ओटीटी का नाम नहीं लूँगा, मान लो आप XYZ OTT है, तो उनके सेक्शंस कर दो कि ये सेक्शन अडल्ट फिल्म होगा, वो उस पर वो जाके देखेंगे। निशान भाई, गाली तो चलो फिर भी एक्सेप्टेबल है, सोसाइटी में लोग गाली बकते हैं, बच्चे देखते हैं माँ बाप को गाली बकते हुए आपस में, लेकिन कई बार फिल्म देखते देखते ऐसे प्राइवेट सीन आ जाते हैं, वो हमें ही शर्म आ जाती है। तो नेटफ्लिक्स पे आपको बहुत सारी ऐसी फिल्में मिलेंगी। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, खुद को ही शर्म आ जाती है, एकदम चैनल को बदलना पड़ेगा। मैंने आपको बोला कि एक सेक्शन उनका हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट उनको बोल दे कि यार एक सेक्शन कर दो एडल्ट्री का, खत्म हो गया। उस पर सिर्फ उसका पासवर्ड रहे या समथिंग रहे जो सिर्फ गार्जियंस के पास रहे, बच्चे ना देख पाए, तो आप उनके हाथ में रिमोट दे सकते हैं, आप देखते रहो बेटा जो आपको देखना है। बट एक सेक्शन हो गया ना सर, आप समझो बात को, कि ये सेक्शन पे पासवर्ड लगा हुआ, इस सेक्शन पे सारी ए सर्टिफिकेट फिल्म्स हैं, वो गार्जियंस के हाथ में ही है, वो वही देखना चाहेंगे तो वही देख सकते हैं। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी आइकॉनिक फिल्म लिखी, लेकिन क्रेडिट को लेकर थोड़ा विवाद रहा। किसको लेके? क्रेडिट को लेकर, तो क्या कहानी है इसकी? कभी विवाद नहीं रहा क्रेडिट को लेकर के। मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था कि उसमें कुछ कहानी को लेके विवाद था कि भाई इसने लिखी उसने लिखी, तो हो सकता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने लिखी, वो तो हर जगह है। वो तो आप वासेपुर आज फिल्म लगा लो तो स्टोरी रिटन बाय जीशान कादरी है। तो जीशान भाई, चाबियाँ आप संभाल कर रखते हैं या सरदार खान की तरह एंड मूवमेंट पर कहते हैं कहाँ है चाबी, कहाँ है चाबी? कभी ऐसा इंसिडेंट रिपीट हुआ है कभी? चाबियां बिल्कुल संभाल के नहीं रखता, और सरदार खान की तरह दूसरों पर नहीं चलाता, खुद भी चिल्लाता हूँ कि मैंने कहाँ रख दी चाबी, कहाँ है चाबी? नहीं, थोड़ा सा केयरलेस तो इस मामले में हूँ, और मुझे नहीं पता यार, लोग बोलते हैं कि क्रिएटिव लोग केयरलेस होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, मुझे मगर खुद पे बहुत गुस्सा आता है अनुराग भाई, कि बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ इधर उधर, और फिर घर पे बहुत डांट सुनता हूँ। अब तो ऐसी आदत हो गई कि घर पे अगर कुछ नहीं मिल रहा होगा ना, मान लो मेरा कोई टी शर्ट नहीं मिला तो मम्मी कह देंगी तुम वहाँ छोड़ गए होगे। अच्छा, वो
मम्मी ने ही कहीं रख दिया है या सिस्टर ने ही कहीं रख दिया है, पर बिल मेरे पे फटेगा, अरे ये खुद ही छोड़ के आया होगा। मैंने कहा हाँ, अब मेरी गलतियां इतनी हो चुकी हैं कि फाड़ दो मेरे पे बिल। वो होता है। एक मैंने सुना है कि जब गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग चल रही थी तो विक्की कौशल जो असिस्टेंट थे उस वक्त वो जेल चले गए थे, क्या कुछ ऐसी कहानी है? नहीं, जेल नहीं गए थे, लॉकअप में उनको बंद कर दिया था। तो ये सर बहुत नॉर्मल है चीज़ें। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ले आके लॉकअप में बंद कर दिया लोगों को, तो पता नहीं होता है तो उठा लेते हैं, जाके लॉकअप में बंद भी कर देते हैं, फिर हमारा प्रोडक्शन टीम भागता है छुड़ाने। अच्छा, आपकी फिल्मों को लेकर जो झारखंड के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे झारखंड को बदनाम किया जा रहा है और जो फैसल खान जैसे लोगों को लोग अपना आइडियल मानने लगे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई ऐसा नहीं कह सकता कि वो फैजल खान जैसे लोगों को आइडियल मानता है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कह सकता है। आके कहे सामने फ्रंट में, हाँ, नहीं कह सकता। मतलब नेगेटिव चीज़ों को तो राइटर दिखा देते हैं, तो अच्छी चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर बना रहा हूँ, मैं थोड़ी डॉक्टर इंजीनियर्स ऑफ वासेपुर बना रहा हूँ। सर कैसी बातें कर रहे हो? मेरे फादर इंजीनियर, मेरी दो सिस्टर्स हैं, दोनों कॉन्वेंट से पढ़ी हुई हैं, पर मैं मेरे मोहल्ले में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मगर मैं बना तो गैंगस्टर बना हूँ ना, लिख के बना रहा हूँ, बोल के बना रहा हूँ। अच्छा आप ये बताओ, जो भी ये लोग बोलते हैं वो कितने अनपढ़ होंगे? आप सोचो, पढ़ लिख के भी कितने अनपढ़ होंगे, एकदम थर्ड ग्रेड के जाहिल लोग हैं जो ये बात करते हैं। क्राइम कहाँ नहीं है? न्यूयॉर्क में नहीं है, लंदन में नहीं है क्राइम। आप बताओ सर कहाँ नहीं है क्राइम? नोएडा में नहीं है, आप गाजियाबाद में, गाजियाबाद, दुनिया के हर जगह क्राइम है। मैं मुंबई में बैठा हूँ, मुंबई में क्राइम नहीं है? और मुंबई तो अंडरवर्ल्ड की चीज़ों पे फिल्में ही बनी आज तक। फिर तो ये तो उनकी जहालत है कि नहीं नहीं बदनाम कर दिया, फलाना कर दिया, फिर उनको लग रहा है नहीं नाम भी कर दिया। टीवी पे स्क्रीन पे आने के बाद ना इन्हें समझ में नहीं आता बोलना क्या है, तो ये कुछ ही बोलते हैं। और फिर जब मुझसे मिलेंगे वही लोग जब मुझसे मिलेंगे, भाई भाई पता है एयरपोर्ट पे गए थे तो वहाँ से फिर देख करके एकदम पुलिस वाला खुश हो गया था, क्या वहाँ से हैं? मेरे बॉस एकदम खुश हो गया, बॉस बात करना चाह रहे हैं तुमसे। क्यों बात करना चाह रहे हैं? अभी तो तू कहीं बता रहा था कि बेकार फिल्म है और गलत दिखाया और फलाना दिखाया। अरे भाई फिल्म ही तो बनाया, तो गलत दिखाया। हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई होती तो आप बोलते सर इसने गलत बनाया, ये गलत दिखा रहा है। तो इनको ये बेसिक सेंस भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री में और एक फिल्म मेकिंग में फ़र्क है। हमने फिल्म बनाया है, उसमें इंटरटेनमेंट मसाला कूट कूट के भरा है भाई, हमने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्यूमेंट्री और न्यूज़ एंड अ फिल्म, सब बराबर है। जिशान भाई, बहुत सालों से बातें चल रही हैं, अब मुझे नहीं पता रियल है, कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 आने वाली है। कब आएगी, कैसे आएगी, और क्या वो उतनी ही रॉ बन पाएगी जितनी पहले 2 बनी थी? देखिए वासेपुर 3 आएगी कि नहीं आएगी ये तो मुझे पता नहीं, पर एक बार मैं वासेपुर तो ज़रूर बनाऊंगा। और भी कहानियाँ हैं तो मैं वासेपुर तो ज़रूर बनाऊंगा एक बार, क्योंकि वो भी उतनी ऑथेंटिक, उतनी रॉ और उतनी मज़ेदार होगी जितना गैंग्स ऑफ वासेपुर थी। ये है। एक मेरा सवाल बॉलीवुड को लेकर है। एक टाइम था जब बॉलीवुड सुपरस्टार्स पैदा करता था, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, लेकिन अब जो तमिल और जो मलयालम जो चीज़ें हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो बॉलीवुड को कैप्चर कर रहा है। जैसे आज की डेट में प्रभास हैं, महेश बाबू हैं। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड क्या ख़त्म होने के कगार पर है, जिस तरह से साउथ कैप्चर कर रहा है चीज़ों को? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप आज क्यों यहाँ रणबीर कपूर हैं, रणवीर सिंह हैं, और अभी तो हैं ही हैं शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान, कहाँ गए? ये तो हैं ही हैं आज भी, है ना। तो वो अलग चीज़ है। हाँ, मगर एक टाइम जो स्टारडम जो आप बोल रहे हैं, जो स्टारडम था कि लोग पागल हो जाते थे कि भाई राजेश खन्ना जा रहे हैं और विनोद खन्ना जा रहे हैं, खन्ना साहब जा रहे हैं, ये वो आज नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न सोशल मीडिया है, क्योंकि इन स्टार्स ने अपने आप को इतना एक्सपोज कर दिया ना सोशल मीडिया पे कि लोगों में वो क्रेज़ नहीं रहा। पहले क्या था, हमने देखा ही नहीं चीज़ों को तो हम पागल थे ज़्यादा, है ना, कि अच्छा वो गाड़ी जा रही तो हम गाड़ी भी झाँक रहे कि सच में वही गाड़ी है कि नहीं है, नंबर भी याद है, चीज़ें भी याद है, हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, हमें मैगजीन्स में फ़ोटो काट के रख रहे हैं। अब वो क्रेज़ ख़त्म हो गया इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन सब चीज़ों के आने के बाद। और फिर ये एक्सपोजर भी उस पर बहुत है। आप देखोगे हर हीरो अपनी फ़ोटो 2 दिन पे डाल देगा, हर दिन में 2 फोटो डाल देंगे, फोटोज डाल रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल डाल रहे हैं, ब्लॉग्स भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। भाई मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ। और उस समय आप देखो अखबार आता था पंजाब केसरी, और उसका एक कलर पेज होता था, उसमें एक्टर और एक्ट्रेस की फोटो होती थी, उसको देखने लोग पागल रहते थे। करेक्ट, और कहानियाँ होती थी। भाई मैंने अपने कमरे में सलमान सर के पोस्टर्स लगाए,
मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर उसको वो बहुत बड़ी फैन है शाहरुख सर की, उसने पोस्टर लगा रखे थे। और उस समय जितने सैलून होते थे, सब में posters थे। सैलून्स में शाहरुख खान और इन संजय दत्त। संजय दत्त, इन लोग के फोटो लगे होते थे। बिल्कुल 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 लगे होते थे। लोग जाके बोलते थे मुझे ऐसा हेयर कट करा के दो, ये दो वो दो। तो वो चीज़ें खत्म हो गई ना। अब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई। जिशान भाई, मैंने कुछ दिन पहले जो अनिरुद्धाचार्य हैं, जो कथा कहानी सुनाते हैं, उनका मैंने पॉडकास्ट किया था। उन्होंने कहा था कि भाई आप बॉलीवुड वालों से सवाल क्यों नहीं करते, वो लोग अश्लीलता परोस रहे हैं, गालियां दिखाते हैं। तो क्या अनिरुद्धाचार्य का ये जो सवाल था उसका आप जवाब दे पाएंगे मुझे? ये क्या सवाल, कैसा सवाल है? क्या 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 करें हम, क्या चाहते हैं? उनका तो आरोप है कि आप लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, क्या अश्लीलता गालियां फैलाई? बकना सिखा रहे हैं अश्लीलता क्या लोगों को। फैलाई? एग्जाम्पल? अरे टीवी में जो चल रहा है वो सब बहुत सारी चीज़, जैसे आपने कहा कि एडल्ट लिखा होता है जिसमें बहुत सारे सीन उसमें ऐसे आ जाते हैं, गालियां उसमें आ रही, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर आरोप है उनका। आरोप लगाने 150 करोड़ की आबादी है सर यहाँ। तो आरोप तो सबसे आसान चीज़ है लगाना, किसी भी कोई भी आरोप भी लगा दो। मगर आरोप का तो कुछ सर पैर भी तो होना चाहिए ना। अब हम बना रहे हैं तो आप देखो ही मत। तो जो बनती फ्री में तो बनती नहीं है, करोड़ों रुपए लग के बनती है, फिर पैसा लगना बंद हो जाएगा तो ये चीज़ें नहीं बनेंगी। हर चीज़ की रिकवरी है ना। मैंने 10 करोड़ में गालियाँ और अश्लीलता और फलाना और धमकाना एक डायरेक्टर ने बनाई, हालांकि मुझे पसंद नहीं है, मगर जो उनका क्वेश्चन है मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ कि किसी ने बनाई तो बहुतों ने देखी, वो 10 का 20 का मारा, वो फिर बनाएगा। अब देखना छोड़ दो, वो बनाना छोड़ देंगे। बिजनेस है, टर्नओवर चल रहा है। एक सवाल है मेरा आपके किरदार डेफिनेट को लेकर। अगर टिंडर पर उसका एक प्रोफाइल बनाना हो तो उसका बायो क्या होगा? मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन कट्टा बनाना और कट्टा चलाना। ऑप्शन बी शौक, भाभी जी को इम्प्रेस करना और भैया जी को टपकाना। ऑप्शन सी अपने बकैती स्टाइल में कुछ भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम तो अपने बकैती स्टाइल में कुछ भी लिखेंगे कि एक जवान लड़का और जवान लड़की दोस्त नहीं होते। वो भी फिल्म का ही डायलॉग था। ये एक मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप कॉल सेंटर के दिनों में अमेरिकन क्लाइंट से बात करते होंगे, कभी कभी फेडअप आदमी हो जाता है, तो क्या कभी धनबाद वाली डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ी बात करते? हाँ, फ़ोन रखने के बाद। क्योंकि क्लाइंट तो क्लाइंट है। देखिए, अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब कुछ था नहीं भाईजान उस टाइम पे यहाँ पे करने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय काम के, तो ओवर टाइम भी उसी में चल रहा है, 9-9 घंटे की शिफ्ट भी चल रही है, और मुझे मज़ा आता था ये करने में। मुझे आज भी अगर फिल्म मेकिंग में उतरता हूँ तो मैं 14-14 घंटे शूट करता हूँ और 2-2 महीने लगातार शूट करता हूँ बिना ब्रेक के। तो मुझे मज़ा आता है, पैशन है, तो वो चीज़ें हैं। तो उसमें कभी धनबाद की डिक्शनरी नहीं खोलनी पड़ती। वैसे ही चलती है। अरे फ़ोन रखने के बाद डिक्शनरी चालू हो जाती। हाँ, फ़ोन रखने के बाद यार कितना पगार था ये। एक मेरा सवाल ये है कि क्या जिशान कादरी का मन राजनीति में आने को करता है, और राजनीति में आने का मौका मिलेगा तो कौन सी पार्टी को पसंद करेंगे? मन, देखिए आप ये सवाल एक बिहारी से पूछ रहे हैं। और हम लोगों का तो ये कि भाई जाना ही जाना है राजनीति में, तो जाएंगे, एक समय आने पे बिल्कुल जाएंगे। मगर अभी मुझे क्रांतिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अभी मैं फिल्म मेकर हूँ, तो आई वांट टू बी अ फिल्म मेकर, उस पर ध्यान देता हूँ। और राजनीति पे जब जाएंगे उस टाइम पे देखेंगे कौन सी पार्टी सूट करती है, कौन सी पार्टी से आपको मान सम्मान मिलता है, आप किसके झंडे को लेकर के चलना चाहेंगे, और उस चीज़ से आप अपनी जनता को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो देख लेंगे उस टाइम पे। जहाँ तक फ़ायदा पहुँचाने की बात है और मान सम्मान देने की बात है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसमें नंबर 1 है। देखिए, कन्ना रनौत को एकदम सीधा टिकट सौंप दिया जाता है। जब चुनाव समिति की बैठक होती है, कंगना रनौत का नाम नहीं होता, उसको मोदी जी टिकट दे देते हैं। उधर आप उसमें बिहार चुनाव देखो, मैथिली को जो इन्फ्लुएंसर हैं, गायिका भी हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। ऐसी बीजेपी में बहुत सारे स्टार्स हैं बॉलीवुड के जिनको बीजेपी टिकट दे देती है। अगर कभी आपको मोदी जी फ़ोन करें कि भैया जिशान कादरी भाई आपको भाजपा टिकट दे रही है और यहाँ से आपको चुनाव लड़ना है। सर, मोदी जी तो खैर अपने प्रधानमंत्री के नाम ले लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब मैं जा रहा हूँगा, जब भी मेरा इच्छा होगी, तो मेरे तो प्रदेश के अगर किसी भी पार्टी के
इंक्लूडिंग बीजेपी, अगर वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष का भी कॉल आता है कि भैया आइए और आपका यहाँ स्वागत है, तो बिल्कुल जाऊँगा सर मिलने, बिल्कुल देखेंगे उसको किस दिशा में लेके जा सकते हैं। तो आपकी फैन फॉलोइंग उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि झारखंड को लेके आपने फिल्म बनाई, और झारखंड, बिहार, यूपी, इनका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल जो डिक्शनरी है यहाँ की बिल्कुल एक ही है। तो मैं भैया आपको एक बात बताता हूँ, मैं यूपी, बिहार, झारखंड को अलग नहीं मानता। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि सब मौसी के लड़के हैं आपस में। ये मेरे दिल की बात है। यूपी के बाबा को लेकर क्या ख्याल है आपका? नहीं, मैं पहले ये बता दूं कि मेरा जो एक मन है ना, वो यूपी और स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो बहुत ही लगता है। ये 3 साल ग्रेजुएशन करा इधर, तो इधर तो बहुत ही मज़ा आता है मुझे, लोग बड़े अपने से लगते हैं। और यूपी, बिहार, झारखंड, ये 3 जगह के नाम क्यों अलग हैं? क्योंकि जगह एक ही है। मुझे बस ऐसा लगता है। आप क्या पूछ रहे थे? यूपी के बाबों को लेके आपका क्या विचार है? बाबों को लेके? योगी आदित्यनाथ, अच्छा, बुलडोजर बाबा। अपराधियों के काल। नहीं, अपराधियों के काल तो वो है। मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम तो बहुत हद तक उन्होंने बोल के ख़त्म करा है। ठीक है, जैसे उनको स्टेट चलाना है वो स्टेट चला रहे हैं। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस तरह से अपना शासन चलाना चाहिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ चलाते हैं। मैं सर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में अभी इन्वॉल्व नहीं हूँ कि उतना मैं बता पाऊँ, पर जिस तरीके से योगी सरकार मेरी फर्टिनिटी को चीज़ें दे रहे हैं, जो वो फिल्म सिटीज़ बना रहे हैं, जो वो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, तो मैं तो यूपी में ही देख रहा हूँ ये चीज़ होते हुए। हैट्स ऑफ है कि इतने पैसे मिल जाते हैं फटाफट, क्योंकि लॉस भी होता है कभी कभी, तो वो रिकवरी का एक बहुत अच्छी चीज़ है। रिकवरी से फिर ये है कि आपको वो मोटिवेशन मिलता है, आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं टूटता, आप फिर फिल्म बनाते हो कि चलो सरकार साथ में खड़ी है। फिर वो अभी फिल्म सिटी बना रहे हैं, मेरी तो दुआ है कि फिल्म सिटी हिट हो जाए, लोग आए यहाँ पे, क्योंकि हैदराबाद में भी है रामोजी राव, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नॉर्थ में भी होनी चाहिए बड़ी फिल्म सिटी। 1600 एकड़ या 1800 एकड़ यहाँ पे शायद योगी जी ने दिया है। तो मैं तो फिर भी चलो इंडस्ट्री में एज अ राइटर एक्टर हूँ, अगर फिर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से कुछ आएगा कि भाई क्या किसी तरह का हेल्प, तो मैं बिल्कुल खड़ा रहूँगा। मैं तो इन सब चीज़ों के लिए तो बिल्कुल जी जान से खड़ा हूँ। कभी विचार किया कि उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी नोएडा में आ रही है, वहाँ कुछ अपनी ज़मीन उमीन कुछ लेकर प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे, कुछ ऐसा विचार है मन में? नहीं, फिल्म बनाएंगे। फिल्म यूपी को लेकर बनाएंगे? फिल्म नहीं, यूपी को लेकर के फिल्म, नोएडा फिल्म सिटी बन जाएगी, मैं ये नोएडा फिल्म सिटी में बनाऊंगा। अगर जिशान कादरी योगी आदित्यनाथ को लेकर फिल्म बनाते, अभी हाल ही में जो अजय फिल्म आई है, तो क्या उससे वो बेहतर होती, लोग उसे ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि आप रियल और रॉ मूवी बनाते हैं? मैं वही बात है कि वो डिपेंड करता है सारा कुछ, कि मैं क्या बनाता और मुझे क्या परमिशंस मिलते बनाने के। क्योंकि रियल एंड रॉ फिल्म जब आप एक क्षेत्र की बनाते हो तो वो अलग होती है, पर जब आप एक पर्टिकुलर किसी इंसान पे बना रहे हो तो वो अलग होती है। फिर उनकी भी चीज़ें आती हैं कि क्या सही है, क्या दिखाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत दिखाओ। और वो चीज़ हमारी भी आती है, तो वो डिपेंड करता है कि वो फिर फिल्म कैसी निकलती है। पर हाँ, कोशिश करता कि मैं एक अच्छी से अच्छी फिल्म बनाऊँ। और मतलब एज ए राइटर एक मन में उबाल तो आता होगा ना, अगर मैं बनाता तो ऐसी बनाता भाई। नहीं, वो तो मुझे हर फिल्म देख के आता है कि यार ये तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, मैं इसको ऐसा करता। वो सारे राइटरों को आता होगा, ऐसा नहीं है। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है कि हम जब दूसरों की फिल्म देखते हैं तो लगता है यार, क्योंकि हम उसमें अपना आइडिया जोड़ देते हैं। तो वो सारे राइटर्स को आता होगा। हम वासेपुर देख करके बहुत से राइटर्स को आता होगा, यार इसने ये नहीं दिखा, हम तो ये भी दिखाते, आता होगा, यू नेवर नो। अच्छा, झारखंड को लेकर मैं, और खासतौर पर धनबाद को लेकर कुछ आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर जो लड़ाई है वो फाइनेंशियल्स की लड़ाई है। वहाँ के जो तमाम मिनरल्स हैं वो झारखंड में हैं, तो वहाँ पे मैंने सुना है कि जो फाइनेंस के आगे, मिनरल्स के आगे अपने रिश्ते भी कुछ नहीं है। जीरो। भाई भाई को मार देता, बाप बेटों को मार देता है। क्या ये सच है? जीरो है। कुछ शेयर करेंगे एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका भी बचपन वहीं से बीता है। क्या आपने हकीकत में देखा? नहीं, मैंने घर के घर आपस में लड़ते हुए देखे हैं, खानदान को लड़ते हुए देखा है, ख़त्म होते हुए देखा है आपस में ही, सिर्फ इसलिए कि कोयले पे राज चाहिए। बॉक्साइट 60% इंडिया में मिनरल्स आई झारखंड से रहे, तो क्राइम तो हो गई ना। और अब मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आदमी को लगता है कि यार कोयले चोरी पे क्राइम है। नहीं, कोयला का ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रक्स पे लड़ाई है, कि हमारी तरह ट्रक की तुम्हारी तरह ट्रक है ना। तो ऐसी कई चीज़ों पे लड़ाई है वहाँ, और आम दिन फायरिंग हो जाती है, मार दिए जाते हैं। कभी आपने मिनरल से पैसा कमाने का सोचा कि भाई जिस माहौल में पले बड़े हैं, आप देख रहे हैं कि लोग पैसा कमा रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई है, मैं अभी इस बिजनेस में कूद जाऊं? नहीं,
मुझे लगता है कि अगर मैं कूदता तो फिर वासेपुर 3 मेरे में बनती। इसलिए आपने सोचा कि जो माँ की कोयले की और वर्चस्व की लड़ाई है वो उसको फिल्म में लाकर उससे पैसा कमा लूं। हाँ, वो ज़्यादा बेटर है ना, हाथ साफ भी रहे, इंटरटेन भी करूँ लोगों को। ठीक है, वो उनका तरीका है, ये मेरा तरीका है। मुझे लगता है कि यार कोयले वाले में नहीं घुसना है। हाँ, चलिए जीशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू, और प्लेजर इज ऑल माइन। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो Thank आपकी you. नई फिल्म आएगी थैंक यू। और वो भी बिल्कुल एकदम छा जाए। कोशिश तो यही रहेगी। थैंक यू जीशान भाई, थैंक यू भैया, थैंक यू।